जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपीजी के स्पेशल क्लासेस में एमपीजी के ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आप लोगों की आने वाली किसी भी एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर में भी आप पूछे गए हैं और हमने एमपीजी के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कांस्टेबल एग्जाम 2022 के समय कराए थे तो वह सभी क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर एमपीजीके से जो मैप है बेटा, यहाँ पर इससे पूछे जाने वाले 4 सबसे टॉप प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न कौन सा होता है, तो यहाँ पर पूछा जाता है सबसे पहला प्रश्न कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो आपका आंसर होगा सिंगरौली। मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों वह कौन सा है, सिंगरौली है। और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें से दूसरा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है ना वह कौन सा है, अलीराजपुर है। और अलीराजपुर जिला जो है मध्य प्रदेश में साक्षरता दर के हिसाब से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मुरैना जो है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। तीसरा यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा बुरहानपुर जो है ना दोस्तों वह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा यदि आप लोग भी एमपी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एमपीजीके का अपना पोर्शन बेहतर करना चाहते हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं। तो यह जो क्वेश्चन है आप लोगों की जो कांस्टेबल एग्जाम अभी कराई गई थी 8 फरवरी 2022 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती है। तो इस पे ऑप्शन में से आपको आंसर बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1 नवंबर माह से। मध्य प्रदेश में जो सर्दी का मौसम है, जो सर्दियां हैं वह नवंबर माह से शुरू होती हैं और यह कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से धूती बांध जो है किस नदी पर स्थित है। कौन सा बांध पूछा है, धूती बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 3 बेन गंगा नदी पर। धूती बांध जो है किस नदी पर स्थित है यह आपसे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर है बेन गंगा नदी पर धूती बांध स्थित है। तो यहां से आप लोगों को यह भी अच्छे से याद होना चाहिए। और बेन गंगा जो नदी है ना हमारी, इसे सिवनी की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिवनी की जीवन रेखा कहा जाता है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। यह क्वेश्चन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सिवनी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा बेन गंगा नदी को सिवनी की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है और जो धूती बांध है इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ऐसा आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाना नदी पर। क्योटी जलप्रपात जो है ना दोस्तों यह रीवा जिले में कहां पर स्थित है, रीवा जिले में। क्योटी जलप्रपात रीवा जिले में किस नदी पर स्थित है, महाना नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, महाना नदी पर स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है ना वो कितनी है, इसकी ऊंचाई जो हाइट है वो कितनी है, इसकी हाइट 130 मीटर है दोस्तों। कितनी है, 130 मीटर है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, क्योटी जलप्रपात रीवा जिले में महाना नदी पर और स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 130 मीटर। अच्छे से याद रखना, इसकी ऊंचाई है 130 मीटर, जो कि रीवा जिले में स्थित बीहड़ नदी पर स्थित चचाई जलप्रपात के बराबर इसकी हाइट है। देखिए रीवा जिले में एक और जलप्रपात स्थित है जो कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ऊंचे जलप्रपात के
रूप में भी जाना जाता है यह वाला। यहाँ पर देखिए रीवा में एक और कौन सा जलप्रपात स्थित है, वो है चचाई जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात स्थित है, चचाई जलप्रपात स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, चचाई जलप्रपात, यह आप ध्यान देंगे। और यह भी कितना ऊंचा है, तो यह बिहार नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों, बिहार नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 130 मीटर है। कितना ऊंचा है, यह भी 130 मीटर। तो अब यदि आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तब आपका आंसर होगा क्योटी जलप्रपात, यदि आप लोगों को दोनों ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जिसमें से इन दोनों में से कोई सा एक ही ऑप्शन में देखने को मिलता है, तब आप कौन सा आंसर लगाएंगे। अगर यह वाला ऑप्शन में आता है तो आप लगाएंगे कि रीवा में चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर 130 मीटर ऊंचा है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है। और दूसरा, अगर आपको रीवा वाला जो बिहार नदी वाला है जलप्रपात, चचाई जलप्रपात ऑप्शन में नहीं मिलता है, तब आपका आंसर क्या होगा, क्योटी जलप्रपात। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्या बोला गया है, इकबाल पुरस्कार जो है किस भाषा में साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है या दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, नाम से ही पता चल रहा है किस भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 उर्दू भाषा से संबंधित है। इकबाल पुरस्कार जो है ना दोस्तों, यह उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो स्थापना है, इकबाल पुरस्कार की जो स्थापना है ना, यह कब हुई थी यदि आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986-87 में। इस पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है ना, वो कितनी है, 2 लाख रुपए दोस्तों। कितनी है, 2 लाख रुपए है। तो ये आपको इससे रिलेटेड अदर फैक्ट याद रखना है, क्योंकि पुरस्कार से रिलेटेड राशि जो है वो एमपीजीके में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो इकबाल पुरस्कार उर्दू भाषा में रचनात्मक कलाओं के लिए दिया जाता है, रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई 1986-87 में। इस पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि कितनी है, 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, तो यहां पर आप लोग क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा है, भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है। क्या पूछा है, भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 5 दिनों तक भोपाल में। देखिए यहां पर 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हमेशा कंफ्यूज करते हैं। अगर पूछा जाए लोक, यहां देखिए जैसे यहां दिया है ना, लोक रंग समारोह, क्या बोला है, लोक रंग समारोह। क्या बोला है दोस्तों, लोक रंग समारोह। तो ये कहां आयोजित किया जाता है, भोपाल में 5 दिनों तक आयोजित किया जाता है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसा ही एक और त्योहार है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है लोक रंजन समारोह। कौन सा है, लोक रंजन समारोह। और ये कहां आयोजित किया जाता है, तो छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित किया जाता है। कहां आयोजित किया जाता है, छतरपुर जिले के खजुराहो में। आप देखिए दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक अक्षर का डिफरेंस है, और ये एक अक्षर ही आपका 1 नंबर गवा देता है। मतलब अगर आपने आंसर जल्दीबाजी में गलत लगा दिए तो आपका 1 नंबर तो गया। तो वैसे ही इसलिए ध्यान से रखना है। लोक रंग समारोह की बात की जाए तो कहां स्थित होता है आयोजित, भोपाल में। कितने दिनों तक, 5 दिनों तक। और लोक रंजन समारोह की बात की जाए तो यह कहां आयोजित होता है, तो यह आयोजित होता है खजुराहो में। कहां आयोजित होता है, खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन में बोला है, फड़के स्टूडियो, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, आपसे यह पूछा जा रहा है। फड़के स्टूडियो कौन से जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर 1 धार जिले में। फड़के स्टूडियो धार जिले के मांडू के नजदीक स्थित है। कहां स्थित है, मांडू के नजदीक। फड़के स्टूडियो धार जिले में मांडू के नजदीक स्थित है। अब यहां पर मांडू शब्द आते ही आप लोगों के क्वेश्चन के खजाने खुलने लगेंगे, इतने क्वेश्चन मांडू से बनते हैं। मांडू की अगर बात कर ली जाए तो मांडू धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मांडू का जो प्राचीन नाम है ना दोस्तों, वह क्या क्या है, तो आप जानेंगे सादियाबाद। प्राचीन समय में इसे किस नाम से जाना जाता था, या पुराने समय में सादियाबाद या मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। इसके जो प्रिय नाम, जिसे हम निकनेम कहते हैं ना, निकनेम क्या है, तो इसे
सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसे आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसे महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे करीमाबाग नगर भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम किसके हैं और सारे के सारे आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं जाते हैं। देखिए, फड़के स्टूडियो कहां स्थित है? धार जिले में, मांडू के नजदीक स्थित है। यहां तो सिर्फ जिला पूछा गया, लेकिन मांडू आया तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आते हैं। मांडू जो है धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब मांडू का जो पुराना नाम है वो पुराने समय में या सादियाबाद या मांडवगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसके जो निकनेम है वो क्या है? सिटी ऑफ जॉय के नाम से मांडू को जाना जाता है, आनंद नगरी के नाम से मांडू को जाना जाता है, महलों के शहर के नाम से मांडू को जाना जाता है, करीमाबाग नगर के नाम से मांडू को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मांडू में हिंडोला महल, जहाज महल, जहांगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, दाई का महल, नीलकंठ महल, यह सब भी स्थित है। तो आपको मांडू से रिलेटेड ये सारे फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखना है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों, क्या बोला है? राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी घाटियों में या नर्मदा नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल, अब इसे हम क्या कह सकते हैं? इसका जो पूरा नाम है ना वो है राजा सोरस नर्मदा सिंस। क्या नाम है? नर्मदा सिंस। राजा सोरस नर्मदा सिंस इसका जो है पूरा नाम है। और यह जो जीवाश्म है ना दोस्तों, यह जीवाश्म किससे रिलेटेड है? तो डायनासोर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? और ये जो राजा सोरस नर्मदा सिंस का जो मतलब होता है ना, वह होता है रियासत की छिपकली। इसका मतलब क्या होता है? रियासत की छिपकली। और जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध जो है दोस्तों वह डायनासोर से है। मतलब ये जो राजा सोरस नर्मदा सिंस के जो जीवाश्म है ना वो किससे संबंधित है? डायनासोर के अवशेषों से या डायनासोर के जीवाश्मों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन में बोला है, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ था? तो ऐसे क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में बहुत ज्यादा पूछे गए। मध्य प्रदेश में जितने भी सेलिब्रिटी हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी खिलाड़ी हैं, या मध्य प्रदेश के जितने भी चर्चित लोग हैं, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में काफी ज्यादा पूछे गए थे, जिसके लिए हमने आपको एक अलग से वीडियो बनाकर भी दिया था। तो आप लोग हमारे एमपीजीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो यहां पर किसकी बात की जा रही है? शरत सक्सेना के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप लोगों को एमपीजीके की 2000 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल चाहिए, बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है दोस्तों, एमपीजीके की 2000 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, तो आप लोगों को इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी पीडीएफ में से आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022, एमपी हाईकोर्ट एग्जाम 2022 में जो कंडक्ट कराए गए, इन सभी में जितने भी एमपीजीके क्वेश्चन पूछे गए ना दोस्तों, इसी पीडीएफ से आए थे। और आपके आने वाली एग्जाम्स में भी जितने भी एमपीजीके क्वेश्चन होंगे इसी पीडीएफ से जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर हमने पूरा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और बैक टू बैक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक व्यापम के द्वारा, उन सभी का यहाँ पर हमने इस पीडीएफ में पूरा सम्मिलित मिश्रण करके दिया है आप लोगों को। आप लोग इसे जरूर पढ़ें ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उससे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों आप लोगों से, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ना वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, सतना में। सतना में मध्य प्रदेश के विख्यात अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ था। शरत सक्सेना को कभी आपने देखा है कि नहीं? तो शरत सक्सेना जो है, इन्होंने गुलाम और क्रिस जैसी मूवियों में काम किया है। किस मूवी में? गुलाम और क्रिस जैसी मूवियों में काम किया है। गुलाम जो देखी होगी ना आपने, आमिर खान की चलती का खंडाला वाला जो सॉन्ग है उसमें,
तो गुलाम मूवी में, इस गुलाम मूवी में जो विलन का काम किया था ना, वो कौन थे? वही थे शरत सक्सेना। या फिर आप लोगों ने क्रिस मूवी भी देखी होगी, तो क्रिस मूवी में जब जो ऋतिक रोशन होता है वो वापिस आ रहा होता है, तो वहां पर उसका जो उसके पिता का, रोहित मेहरा का जो मित्र होता है, जो बताता है कि अभी तुम्हारे फादर जिंदा है, तो वही होते हैं शरत सक्सेना। तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में कहा हुआ था? सतना में हुआ था। कहां हुआ था? सतना में हुआ था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया है भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, बताइए कौन सा होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नागपुर। यह क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका हूं। यदि आप लोगों ने हमारे एमपीजीके की इससे पहले की जो 13 क्लासेस है उन्हें देखा होगा। 13 क्लासेस अब तक अपलोड की जा चुकी है, ठीक है। तो यहां पर पूछा है भारत की आजादी के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? आंसर है नागपुर। जब तक नवीन मध्य प्रदेश का 1956 में पुनर्गठन ना हुआ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। इससे पूर्व भारत की आजादी से लेकर 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रांत की जो राजधानी थी वो क्या थी? नागपुर थी। क्या थी? नागपुर। और बाद में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, तो मध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाया गया? भोपाल को बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल को मध्य प्रदेश में कब शामिल किया गया था, भोपाल रियासत को, तो अब आपका आंसर होगा 1 जून 1949 को भोपाल को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। भोपाल को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। और जब मध्य प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य बना, पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, तो भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। इससे पूर्व मध्य प्रांत की जो राजधानी है वो क्या थी? नागपुर थी दोस्तों। क्या थी? नागपुर थी। अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो यह एक भी सही नहीं है। देखिए करेक्ट आंसर है, वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में जो आंसर है वो है चंद्रकांत पंडित। वर्तमान समय में जो कोच है वो कौन है? चंद्रकांत पंडित है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश टीम के कोच है चंद्रकांत पंडित। और अगर कैप्टन की बात कर ली जाए कि मध्य प्रदेश टीम के जो कैप्टन है वो कौन है, तब आपका आंसर होगा आदित्य श्रीवास्तव। कौन है दोस्तों? आदित्य श्रीवास्तव वर्तमान समय में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के क्या हैं? जो है कैप्टन है। और कोच कौन है? चंद्रकांत पंडित। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है हमारा इंदौर। राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? इंदौर। इंदौर शहर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी या खेल राजधानी, व्यावसायिक राजधानी, व्यापारिक राजधानी या खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो यह आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखना है। इंदौर शहर जो है यह खान नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया देखिए जरा ध्यान से, और फटाफट आंसर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर कंटेंट लाएं और आपका भी आने वाली जो एमपी गवर्नमेंट की एग्जाम है उनमें सिलेक्शन हो सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? कहां स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश के पश्चिम में। तो बताइए, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो यह तो मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। पूर्व में छत्तीसगढ़ है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, ताकि हमें आसानी से याद हो जाता है, और दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र है। दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र है। तो अब ये जो गुजरात बचा है ये किधर है? गुजरात, और एक और राज्य आता है राजस्थान, ये किधर है? तो यह है पश्चिम की ओर। किधर है दोस्तों? पश्चिम दिशा की ओर। किधर बचा हुआ है? पश्चिम दिशा की ओर। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका कौन सा है? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर हमसे यही पूछा गया था कि मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो ऑप्शन में गुजरात था। देखिए अब यहां से पांचों आपको याद कर लेना। मध्य प्रदेश अपनी सीमा 5 राज्यों के साथ शेयर करता है।
छत्तीसगढ़ पूर्व में स्थित है, उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान स्थित है और दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाज बहादुर का जो महल है वो कहां स्थित है? क्या पूछा गया दोस्तों? बाज बहादुर का महल कहां स्थित है? देखिए, बाज बहादुर का महल कहां स्थित है, आप लोगों को यह बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, मांडू में। जो बाज बहादुर का महल है मांडू में। मांडू जो है ना दोस्तों, यह रानी रूपमती, किसकी प्रेम गाथा के लिए प्रसिद्ध है? रानी रूपमती और बाज बहादुर, रानी रूपमती और बाज बहादुर, इनकी प्रेम गाथा के लिए जाना जाता है। और मांडू में रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल यह दोनों स्थित है। इसके साथ ही साथ मांडू में होशंग शाह का मकबरा भी स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको मांडू से रिलेटेड याद रखना है। मांडू के बारे में अभी मैंने आपको काफी जानकारी दी थी कि मांडू धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसे प्राचीन समय में या पूर्व में सादियाबाद या तो फिर मांडवगढ़ के रूप में जाना जाता था। इसके जो निकनेम है वो है सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मांडू को जाना जाता है। और करीमा बाग नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मांडू को जाना जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो भी मांडू को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको इससे एक्स्ट्रा याद करना है। मांडू जो है ना, रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम गाथा के लिए भी जाना जाता है। बाज बहादुर का महल और रानी रूपमती का महल, यह दोनों भी कहां स्थित है? मांडू में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों, नमामि देवी नर्मदे, नाम तो सुना ही होगा। नमामि देवी नर्मदे जो है ना, यह सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई थी? क्या पूछा गया है? नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई थी? तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 15 मई 2017 को। कब हुई थी? 15 मई 2017 को नमामि देवी नर्मदे यात्रा की जो है शुरुआत हुई थी। तो सॉरी, समाप्ति हुई थी इसकी, और शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2016 को। कब हुई थी इसकी शुरुआत की बात कर ली जाए दोस्तों, तो इस यात्रा की शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2016 को। इसका जो समाप्ति है वो कब हुआ? 15 मई 2017 को। और यह मिशन क्यों चलाया गया था? तो नर्मदा नदी को स्वच्छ करने के लिए चलाया गया था। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, यह आपको पता होना चाहिए, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए तो यह है 1312 किलोमीटर। और एमपी में इसकी लंबाई कितनी है यदि पूछ लिया जाए तो 1077 किलोमीटर इसकी क्या है? मध्य प्रदेश में लंबाई है। और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। और यह भ्रंश घाटी से बहती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कैसी घाटी से बहती है, तो आपका आंसर होगा भ्रंश घाटी से बहती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आप लोगों की स्क्रीन पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध क्या थे? शिक्षाविद, पत्रकार, कवि या फिर वैज्ञानिक? तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में कौन नहीं जानता, हम लोग बचपन से इनके बारे में जानते हैं। बचपन से हमें इनकी कविताएं पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? एक पोएट थे, कवि थे। मैथिली शरण गुप्त जो है, इन्हें राष्ट्रीय कवि की दर्जा दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई है मैथिली शरण गुप्त जी को। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई है। और इनकी जो प्रमुख रचना है ना दोस्तों, वो कौन कौन सी है? तो जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है साकेत। इनकी जो प्रमुख रचना है साकेत, ठीक है, रत्नावली, और यहां पर रुकिए एक मिनट, रत्नावली, यहां पर मिस्टेक हुई थोड़ी सी। तो देखिए साकेत, रत्नावली, और यह क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये क्या है दोस्तों? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। यह खड़ी बोली के कवि हैं। और साहित्य जगत में ना दोस्तों, इन्हें साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से जाना जाता है। साहित्य जगत में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से जाना जाता है, साहित्य जगत में। तो यह सारे के सारे इनसे रिलेटेड फैक्ट आपको याद होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें राष्ट्रीय कवि का होने का दर्जा प्राप्त है।
और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? साकेत, रत्नावली, पंचवटी और यशोधरा। और इन्हें साहित्य जगत में दद्दा कहा जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देख लीजिए आप लोगों के लिए वीडियो राइट नाइट में कितने बजे यहां पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो रात के लगभग 12 बज चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहां बहती है। क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा नदी जो है वो कहां कहां बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी की बात कर ली जाए तो बेतवा नदी का जो उद्गम है ना यह रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है और यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। बेतवा को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा या तो फिर बघेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नाम इसका क्या है? बघेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप लोगों को बेतवा नदी से याद रखना है, क्योंकि इनमें से कोई सा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा नदी कहां से बहती है? तो अब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बेतवा नदी का उद्गम किस जिले से होता है, तब आपका आंसर होगा रायसेन जिले से। सेकंड क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि बेतवा किसकी सहायक नदी, तब आपका आंसर होगा यमुना की सहायक नदी है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा बेतवा नदी को। चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बघेलखंड की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तब भी आपका आंसर होगा यहां पर बघेलखंड की नहीं बुंदेलखंड की दोस्तों, बघेलखंड की ना होकर बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। इसे आप अच्छे से थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहां पर बाय मिस्टेक बघेलखंड लिखा गया, तो यहां पर बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से बेतवा नदी को जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है तो यहां पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, सिंहस्थ कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की सभी प्रमुख नदियां दी गई हैं। पूछा गया है कि जो सिंहस्थ मेला है मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्षिप्रा नदी के किनारे। सिंहस्थ मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है जो कि प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। कहां आयोजित किया जाता है? उज्जैन में 12 वर्षों के अंतराल पर क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, धार्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर क्षिप्रा नदी के तट पर महाकाल मंदिर भी स्थित है जो कि मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख, पूरे भारत में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग, जिनमें से मध्य प्रदेश में कितने हैं? 2 हैं। एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में, दूसरा है ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में मानधाता द्वीप पर खंडवा जिले में स्थित है। तो उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यहां पर क्षिप्रा नदी की बात की जा रही है ना दोस्तों, तो क्षिप्रा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्षिप्रा नदी का जो उद्गम है इंदौर जिले में स्थित काकरी बरडी के समीप बणेश्वर कुंड से होता है। कहां से होता है? जो हमारी क्षिप्रा नदी है ना, क्षिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है अगर इसके बात कर ली जाए तो इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से। कहां से होता है? इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी के बणेश्वर कुंड से होता है। कहां से होता है? बणेश्वर कुंड से होता है और इसे मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्षिप्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। मालवा की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। और मालवा को मालवा नाम देने का जो श्रेय वो किसे जाता है, तब आपका आंसर होगा ओलिकर वंश को जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपने याद रख लिए तो आपका एमपीजीके इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर, मठ घोघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, मठ घोघरा का मेला यह कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया है। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि मठ घोघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15 दिनों तक। मठ घोघरा का जो मेला है ना, ये कहां लगता है, सिवनी जिले में। कहां लगता है, सिवनी जिले में शिवरात्रि और पंचमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है, शिवरात्रि और पंचमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। और यह 15 दिनों तक चलने वाला मेला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला है पचमढ़ी निम्न में से कौन से पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। यह पूछा गया है, पचमढ़ी निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं से स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होना है, ऑप्शन नंबर 3 सतपुड़ा। पचमढ़ी जो है ना, इसे मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी के रूप में पचमढ़ी को जाना जाता है। यह सतपुड़ा श्रेणी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहां स्थित है, पचमढ़ी कहां स्थित है, तो होशंगाबाद जिले में। कहां स्थित है दोस्तों, होशंगाबाद जिले में किस श्रेणी पे स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी पर। और पचमढ़ी में ही सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। और यह सतपुड़ा के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। ऊंचाई कितनी, 1350 मीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1973 में। वर्ष 1973-74 में कान्हा को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। अगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था, तब आपका आंसर होगा 1 जून 1955 को। और ये जो क्वेश्चन है ना, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में प्रश्न पूछा गया, सिर्फ सन पूछा गया था, तारीख नहीं पूछी गई थी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जो गठन है वह कब किया गया था। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और करेक्ट आंसर क्या था, 1955 में। 1 जून 1955 को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मंडला और बालाघाट जिलों के अंतर्गत आता है। और इसका जो क्षेत्रफल है ना, वह भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। तो आपका आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना दोस्तों, ये क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर है। यह किस जिले के अंतर्गत आता है, तब आपको याद रखना है कि यह मंडला जिले में, विशेषकर किस जिले में आता है, तो मंडला जिले के अंतर्गत यह विशेषकर आता है। अब यहां पर बात करें, एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, चौथा क्वेश्चन जो कि कांस्टेबल एग्जाम में यहां से पूछा गया था, वह क्वेश्चन था कि भारत का ऐसा प्रथम, पूरा भारत की बात की जा रही, भारत का प्रथम ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर, आधिकारिक शुभंकर जारी किया है। तब आपका आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसने वर्ष 2017 में अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी किया था। भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी किया, कब किया, वर्ष 2017 में। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों अच्छे से। तो चलिए, इससे रिलेटेड ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यह ऑलरेडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी जरूर पूछे जाएंगे। और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऐसा पूछा जाए तब भी आपका आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यह किस वर्ष में घटित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1984 में। 2-3 दिसंबर 1984 की नाइट में कौन सी गैस के रिसाव के कारण, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी, जिसमें कई लोगों की जानें
गई थी। और जब भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एमपीएसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2017 में, तो आपको याद रखना है। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी वाला प्रश्न है ना, ये एमपी फॉरेस्ट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर उस समय यहाँ के सीएम कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे। कौन थे दोस्तों? अर्जुन सिंह थे। तो ये था आज का हमारा एमपीजीके का बेस्ट कंटेंट जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए। साथ ही साथ हर क्वेश्चन के साथ हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया ताकि आप लोगों को सारी जानकारियां हर क्वेश्चन से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्वेश्चन भले ही 30 है पर आपको क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं? 100 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। टेंशन मत लीजिए, आंसर आपको 100 प्लस मिलेंगे। क्वेश्चन 30 होंगे लेकिन उनके आंसर 100 प्लस आपको दिए जाएंगे, मतलब आपके 100 प्लस क्वेश्चन तैयार होंगे 30 मिनट के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं कि दबंग क्लासेस पर जो हम हैं, हम लोग आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी जो वीडियो हमने आप लोगों के लिए एमपीजीके की लाई, वहां पर हमने आपको 12 से 13 मिनट में ही 30 प्लस क्वेश्चन, साथ ही साथ उसमें जो 50 प्लस क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी हमने आप लोगों को बताया। लगभग 100 क्वेश्चन हम लोगों आप लोगों को सिर्फ 20 मिनट में वहां बता देते थे। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एमपीजीके की ऐसी स्पेशल क्लासेस अगर आप लोगों को देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर सारे बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी। जय हिंद दोस्तों।